नमस्ते, वंदे मातरम। रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल नए भारत की आवाज़ पर आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, जैसा कि हर बार मैं एक वायदा करता हूँ, किसी न किसी ऐसी खास शख्सियत से मुलाकात कराऊंगा और आज के हमारे खास मेहमान सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य मास्टर धर्मपाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। माननीय महोदय जी, आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आपके हृदय से बहुत बहुत आभार और आपका रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। वेलकम वेलकम, थैंक यू। सर, हम आपकी उस आदर्श अध्यापक वाली उस जर्नी को जानना चाहते हैं। किस ग्रामीण परिवेश से आप निकलते हुए और किस प्रकार से पढ़ाई करते हुए और अध्यापन कार्य में आप जुटे और फिर टीचर से एक प्रधानाचार्य के पद को सुशोभित किया आपने, उस जर्नी को थोड़ा बताते चले दर्शकों को। यस, हाँ, जर्नी बहुत लंबी भी है बट इंटरेस्टिंग भी है। जी। मैं बहुत ही रूरल बैकग्राउंड, बहुत रिमोट एरिया का मेरा गांव, जी। शहर से बहुत दूर। परिवार में भी कोई बहुत अच्छी ऐसी बैकग्राउंड नहीं थी कि कोई बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हों। जी। और ट्रेडिशनल प्रोफेशन था जैसे मेरे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स का। जी। बट मेरे एक अंकल भी होते थे मेरे साथ, मेरे से थोड़े सीनियर। जी। वो हालांकि उनको फैसिलिटीज़ मेरे कंपैरिजन में ज़्यादा मिलती थी, बट इवन देन वो उन्होंने कभी इंटरेस्ट नहीं लिया जी। और 9th-10th में वो चले गए छोड़ के। जी। मैं लगा रहा तो मैट्रिक भी गांव से किया। उसके बाद साइंस सब्जेक्ट यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज जींद मैंने एडमिशन लिया। गांव का नाम अगर आप साझा गांव करें। का नाम, मेरे गांव का नाम मोरखी, तहसील सफीदों, डिस्ट्रिक्ट जींद, जी। पीलूखेड़ा के पास पड़ता है जी। ये। गवर्नमेंट कॉलेज में यहाँ आकर के साइंस फैकल्टी, साइंस में एडमिशन ले लिया। बट बैकग्राउंड जनरल साइंस हमने पढ़ा था, एग्रीकल्चर और जनरल साइंस। जी। ये कंपाउंड्स और केमिकल्स और एलिमेंट्स, इनके नाम तक नहीं सुने थे कभी। जी। तो फिज़िक्स और केमिस्ट्री मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट मुझे लगे। हालांकि बायो और इंग्लिश और हिंदी मेरा ठीक था। जी। तो मैं फेल हो गया पहले ही साल। अरे सर। फिर एडमिशन ले लिया तो किया हमने, प्री यूनिवर्सिटी क्लास होती थी उस ज़माने में। जी। वो पास कर ली। उसके बाद फिर थोड़ा डीमोटिवेट हो गया मैं कि नहीं, इस लाइन में नहीं बात बनेगी। जी। मैंने ड्रॉप कर दिया। जी। घर के खेती के काम में लग गया, परिवार में लग गया। बट उसके बाद फिर कहीं मुझे लगा कि नहीं, ये भी लाइन ठीक नहीं है। मैंने फिर दोबारा एडमिशन लिया। जी। और मैंने गवर्नमेंट कॉलेज जींद से प्री मेडिकल एग्ज़ाम पास किया। क्या बात है। बट परसेंटेज बहुत ज़्यादा वही है कि नहीं थी अच्छी बैकग्राउंड, जी। रिसोर्सेज भी कम थे जी। और अवेयरनेस भी नहीं थी। बस जैसे तैसे यूँ था कि पास हो जाना, पास हो गए चलो। जी। एनीवे उसके बाद फिर बीएससी किया, कंटिन्यू जी। बीएससी करके और फिर मैं प्राइवेट स्कूल में जॉब किया मैंने। जी। प्राइवेट स्कूल में जॉब करते करते फिर लगा कि भाई ये तो प्राइवेट में तो नहीं काम चलेगा। फिर मैंने बीएड ज्वाइन किया। जी। बीएड करने के बाद फिर मैं गवर्नमेंट जॉब में आ गया। जी। और पहली पोस्टिंग मेरी मेरे अपने गांव में ही, जिस गांव से मैंने मैट्रिक किया था, क्या बात है। उसी में मुझे ज्वाइनिंग मिल गई बाई चांस। क्या वो प्राउडी मोमेंट्स था? यस यस, दैट वाज वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी। और बहुत अच्छा लगा। मैंने कंटिन्यूस वहाँ पर 9 साल तक एज साइंस टीचर जी अपने गांव की सेवा की। और इसमें सेल्फ प्रेज वाली बात नहीं है जी। बहुत भगवान की दया से, उनका, परमात्मा का आशीर्वाद था कि बहुत इंटरेस्ट से मैंने बच्चों को वहाँ पर उनके साथ काम किया टीचिंग का। जी। आज भी वो बच्चे याद करते हैं कि जी। उसके बाद फिर मैंने एमए इंग्लिश जॉब में रहते हुए, क्या बात है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से जी कॉरस्पॉन्डेंस से एमए इंग्लिश किया। जी। उसके बाद 90 में मेरा एज लेक्चरर, इंग्लिश लेक्चरर के रूप में प्रमोशन हो गई। मैं झज्जर चला गया। जी। झज्जर थोड़े दिन रहे। उसके बाद फिर मैं जुलाना गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल जुलाना में एज लेक्चरर और एज इंचार्ज, एज डीडीओ वहाँ पर मैंने काम किया। जी। उसके बाद फिर पोस्टिंग होती रही, चलते रहे। नटसेल में बात यह है कि 17 साल के करीब मैंने इंग्लिश एज लेक्चरर इंग्लिश काम किया। जी। और मैं मानता हूँ कि जो मेरे स्टूडेंट रहे उस दौरान के, जी। आज भी वो कहते हैं कि सर, जो बेसिक्स आपने सिखा दिए जी। वो हम यूनिवर्सिटी तक चले गए, कॉलेज में चले गए, जी। उनके बलबूते पे हम
सब कुछ करते चले गए, आपने जो बेसिक सिखाए। जी तो इस तरह का मुझे अच्छा, जब इस तरह के रिस्पांस बच्चों से फीडबैक मिलता है तो बहुत प्राउड फील होता है, बहुत अच्छा लगता है। जी और ईमानदारी से, भगवान से डरते हुए मैंने हमेशा अपने काम को तरजीह दी है। जी जॉब फर्स्ट, बाकी सारी चीज़ें बाद में। क्या बात 2014 नवंबर में मैं एज प्रिंसिपल फिर वहीं उसी पुराने जुलाना स्कूल से रिटायर हुआ। जी तो 5 साल का टेन्योर मेरा वहाँ, 5.5 साल का एज प्रिंसिपल रहा वहाँ पर। उस दौरान एक हमारे गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की एक स्कीम थी, स्कूल ब्यूटिफिकेशन स्कीम थी। क्या बात है स्कूल ब्यूटिफिकेशन स्कीम में मेरा स्कूल ब्लॉक लेवल पे भी फर्स्ट रहा जी और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी फर्स्ट रहा, जी जिसका 1.5 लाख रुपया सरकार ने इनाम दिया। क्या बात है तो ये मेरी एज प्रिंसिपल वहाँ पर अचीवमेंट रही। जी उसके बाद फिर मैंने एक प्राइवेट कॉलेज, बीएड कॉलेज ज्वाइन किया, 4 साल वहाँ एज प्रिंसिपल बीएड कॉलेज में काम किया। जी और बीच बीच में गैप भी आता रहा, जी घरेलू जिम्मेदारियाँ भी, शरीर भी, सारी बातें आती रहती हैं। जी जी उसके बाद फिर मुझे लगा कि हाँ, मैंने आफ्टर रिटायरमेंट भी एमए इन एजुकेशन कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से जी एक एमए और किया मैंने आफ्टर रिटायरमेंट। क्या बात है क्या बात है, जज्बे को सलाम। और अभी मैंने फ़िलहाल प्रेजेंटली आई एम डूइंग माय डिप्लोमा इन फार्मेसी क्या बात है फ्रॉम जनता कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज भूटाना सोनीपत से। क्या बात आई एम डूइंग डिप्लोमा इन फार्मेसी। है जी सर जी सर बड़ा अच्छा लगता है, 20-20 साल, 22-22 साल के यंग बच्चे हैं, उनके बीच में बैठ के क्लास में बैठता हूँ। सभी टीचर्स, हमारे जो प्रोफेसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, बहुत रिगार्ड करते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। क्या बात सभी बच्चे मुझे बहुत रिगार्ड देते हैं, बहुत कोऑपरेशन मिल रहा है, तो आई एम फीलिंग नाइस। जी जी ये 2 साल का डिप्लोमा है, इसके बाद देखो ज़िंदगी बचती है तो क्या होगा क्या नहीं होगा। क्या बात है तो मुझे तो ये जो भी नटशेल में मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरी जर्नी में जो सर्कमस्टांसिस हैं, एडवर्स सर्कमस्टांसिस, जी वो हर किसी की लाइफ में आने ही चाहिए, आने चाहिए। क्या बात है, बहुत सुंदर। आने ही चाहिए। अगर एडवर्स सिचुएशंस नहीं आई हम्म तो आदमी कुछ नहीं सीख पाता। आप शायद सही रास्ते पर नहीं चल रहे। मैं एडवर्स सिचुएशंस में नहीं चल पाता अगर एडवर्स सिचुएशंस ना आती तो। क्या बात है, उसने स्पीड बढ़ा दी। जी, अगर मेरे मुंह में भी चांदी का चम्मच होता तो शायद मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। जी तो मुझे बहुत, मेरे बच्चे हैं वो, मैं तो भगवान का गिफ्ट मानता हूँ कि जी हमने ईमानदारी से काम किया है। आज मेरे बच्चे 4 बेटियाँ हैं मेरे पास, 1 बेटा है। जी मेरी बड़ी बेटी टीचर है, हम्म दूसरे नंबर वाली बेटी इंजीनियर है, एमटेक है, जी एब्रॉड सेटल्ड है न्यूजीलैंड में। जी तीसरी बेटी मेरी मेडिकल ऑफिसर है गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा में, जी एमबीबीएस है। जी दामाद भी डॉक्टर हैं। जी चौथी बेटी मेरी, शी इज़ परस्यूइंग हायर एजुकेशन इन यूके प्रेजेंटली। जी जी मेरा बेटा है वो फिल्म एडिटिंग में उसने डिग्री कर लिया है। जी मेरे पेरेंट्स हैं, अलाइव हैं, 90 ईयर्स के अबाउट उनकी एज है। जी दे आर क्वाइट हैप्पी एंड आई एम क्वाइट हैप्पी विद देम। क्या बात है, बहुत सुंदर। सो दिस इज़ ऑल अबाउट माय जर्नी जी ए जी बिट। दर्शकों, इसलिए मैं कहता हूँ कि इसलिए खास ये चर्चा हमारी इसलिए विशेष बन जाती है, जिस व्यक्ति ने विषम परिस्थितियों में एक रिमोट एरिया में रहते हुए और परिवार की कोई ऐसी अच्छी स्थिति ना होने के बावजूद पढ़ाई को जारी रखा और जिस प्रकार सरलता से, कितने साफ गोई से इन्होंने कहा कि किसी समय में साइंस स्ट्रीम को लिया लेकिन वहाँ फर्स्ट अटेम्प्ट में वो पास नहीं कर पाए। ये भी अपने आप में एक ईमानदारी और सरलता का एक विषम उदाहरण हमारे को नज़र आता है। और वर्तमान में भी इतनी लंबी जर्नी के दौरान अनेकों बच्चों को, किसी को डॉक्टर, किसी को आईएएस और किसी को लंबी यात्रा पर छोड़ चले हैं और खुद आज छात्र जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अपने आप में एक अनोखा उदाहरण और प्रेरणादायक उदाहरण नज़र आता है। आपने बात की आदरणीय प्रिंसिपल साहब कि एडवर्स कंडीशन जीवन में हर व्यक्ति के आती है और आनी चाहिए, वो व्यक्ति को निखारती है। वास्तव में प्रेरणादायक शब्द भी हैं और जो व्यक्ति कहीं कोई तनाव की स्थिति में, डिप्रेशन की स्थिति में है, उस व्यक्ति को उस डिप्रेशन की स्थिति से निकालने वाले ये प्रेरणादायक शब्द भी हैं। अब मैं जानना चाहता हूँ आदरणीय प्रिंसिपल साहब, अभी तक मैं आपको प्रधानाचार्य सेवानिवृत्त मान रहा था, लेकिन आज मुझे पता लगा कि आप एक छात्र जीवन में भी हैं। उसके अलावा आपने राजनीतिक जीवन का भी अनुभव किया है।
आप वो अनोखे उदाहरण रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, चर्चा के दौरान पता लगा, जिस स्कूल से पढ़े उसी स्कूल से पहली जॉब ज्वाइन करके और लंबा चौड़ा वहाँ अपना सेवा भाव, शिक्षार्थ आइए सेवार्थ जाइए, इस प्रकार का एक अनोखा उदाहरण हम पढ़ते हैं स्कूलों में। तो राजनीतिक अनुभव किस प्रकार का रहा? आपने राजनीतिक अखाड़े में भी छोटा प्रयास किया, उसमें हार जीत मायने नहीं रहती, बात है कि आप किस ईमानदारी से और किस सोच के साथ आप राजनीति के मैदान में उतरे हैं, वो भी थोड़ा साझा करते चले। हो सकता है किसी व्यक्ति को आपके इन विचारों से प्रेरणा मिल जाए। जी प्रिंसिपल साहब। मैं शुरू से ही मेरे मन में ये रहा कि भाई जहाँ जो मेरी जन्मभूमि है उसी को मैं कर्म भूमि बनाए रखूं आखिरी सांस तक। और उस प्रयास में मैंने, जैसे मेरी फर्स्ट ज्वाइनिंग वहाँ जॉब लगी, गवर्नमेंट जॉब, मैं एज टीचर जब लगा, मुझे और भी ऑप्शंस थे, मैं कहीं और भी लग सकता था, बट मैंने चुना कि मैं अपने गांव में ही सेवा करूंगा। क्या बात है, जन्मभूमि को कर्म भूमि बनाऊंगा मैं। क्या बात। और उसी सिलसिले में फिर मैंने बीच में एक बार जब मैं लेक्चरर था जी, तो मुझे एक ऑप्शन मिला कि कोई मेरे गांव में लेक्चरर थे, वो कहने लगे कि जी म्यूचुअल दे दो मेरे को, आप यहाँ आ जाओ, मैं पीलूखेड़ा चला जाता हूँ जी। तो मैंने उस ऑफ़र को भी, मैंने कहा चलो ये आदमी अगर आया है ये ओबलाइज भी हो जाएगा और मुझे एक और मौका मिलेगा मेरी जन्मभूमि की सेवा करने का। क्या बात, बहुत सुंदर। मैं 4 साल फिर मैंने वहाँ एज लेक्चरर काम किया। तो उसके बाद आफ्टर रिटायरमेंट जैसे ही गांव के चुनाव, सरपंच का चुनाव आ गया जी, उसी भावना के वशीभूत होकर के मैं सेवा भाव को लेकर के अपनी जन्मभूमि को कर्म भूमि बनाने के लिए जी मैंने निर्णय लिया कि मैं पंचायत में इलेक्शन फाइट करूंगा एज सरपंच जी। तो मैंने वहाँ सरपंची के लिए प्रयास किया, बेशक मैं सफल नहीं हुआ जी, पर फिर भी मुझे एक खुशी मिली। खुशी इस बात की मिली कि जो सिस्टम चल रहा है चुनाव का, पता ही है सभी को जी, सारी चीज़ें ये इनके इन प्रकरण लोग चुनाव जीतते हैं जी जी। मेरे पास फ़ोन आया कि जी कोई शराब वगैरह भिजवा दो और आपकी वोट इतनी है यहाँ से। मैंने कहा फ्लैटली कि भाई ऐसा है जी, मुझे आप वोट मत देना जी, मुझे ऐसी वोट नहीं चाहिए जो शराब के बदले मिले या जो पैसे के बदले मिले, और दोबारा मुझे इस काम के लिए फ़ोन करना भी मत, आपकी मर्जी, आपका वोट जी। तो मैंने बिल्कुल, हालांकि दूसरे लोगों ने सब कुछ किया होगा मुझे नहीं पता, बट जी मुझे फिर भी कोई मलाल नहीं है कि मैं हार गया। सिद्धांत पर रहे आप? मैं अपने सिद्धांत पर लास्ट तक रहा। और जो भी स्टाफ मेंबर्स ड्यूटी पे आए हुए थे, 20, 30, 50 लोग जो भी थे जी, मुझे पता था कि मुझे जीतने नहीं देंगे लोग, बट फिर भी मैंने उन सभी का, क्योंकि कोई मेरे डिपार्टमेंट के थे, कोई दूसरे डिपार्टमेंट के, सभी एम्प्लॉयज़ थे, मैं भी एम्प्लॉय रहा हूँ, गवर्नमेंट एम्प्लॉय जी, इस नाते मैंने उनकी सारी रोटी पानी, खाना पीना, बिस्तर, नई बेडशीट मंगवा के उनको, क्या बात, कोई डिस्कम्फर्ट अनकम्फर्ट उनको कोई परेशानी नहीं होने दी। उनको पूरी रात मैंने जाग करके उनको पूछा, भाई कोई तकलीफ़, कोई बात? कहते सर माहौल तो नहीं है, आप इतनी सेवा करें। मैंने कहा कोई बात नहीं, डजेंट मैटर, ये कोई बात नहीं, आप आए हैं, आप मेहमान हैं, आप मेरे मेहमान हैं, हमारे मेहमान हैं, वो कोई बात नहीं, वो सेपरेट थिंग, दैट इज़ अ सेपरेट थिंग जी, मैं आपसे कोई फेवर के लिए भी नहीं कर रहा ये। क्या बात है। तो उन्होंने कहा जी बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया। तो दैट वाज द इंसिडेंट इन माय लाइफ। क्या बात। सो इस तरह की भी मुझे रहा जी, और अभी भी मैं तो चाहता हूँ कि अगर कोई मुझे मौका देता है तो मैं गुरेज नहीं करूँगा। क्या बात है। सेवा का मौका अगर मिलता है निस्वार्थ जी जी। गांव वालों को पता था कि इस बंदे ने ना पैसे खाने हैं, ना ये चौधर का भूखा है जी जी, ये सेवा करना चाहता, बट इवन देन इक्वेशंस होते हैं नहीं कोई जी जी जी, तो वो मर्जी है, मतदाता की मर्जी है, वो किसको दे ना दे जी। आपकी टीचिंग की जर्नी के दौरान अनेकों बार आदर्श उदाहरण आपने पेश किए, और क्योंकि एक एम्प्लॉइज़ को एक ट्रांसफ़र एक बड़ा हुआ और डर नज़र आता है, लेकिन आप हमेशा अपना एक बिस्तर तैयार रखते थे। जहाँ सिद्धांत की बात आती है, सिद्धांत पर अडिग रहकर और एक ईमानदारी का जज्बा और अपने कर्तव्य नौकरी के प्रति बड़े निष्ठावान ईमानदारी से आपने निभाया। कुछ ऐसे वाक्य भी रहे जिसके आपके समर्थन में लोग भी उतर आए, जब आपकी किसी बात पर आपकी ट्रांसफ़र मेवात तक चली गई और फिर आपने अपने अडिग निर्णय पर आप रहते हुए और आपने कि मुझे नौकरी करनी है, चाहे वो जींद है या कहीं और है, सेवा करनी है सरकार की या समाज की,
तो वो वाक्य भी थोड़ा साझा करते चले जिसमें आपको आपने कहीं आपके मन में कहीं कोई डर नहीं था, बस ठीक है आपने वो जर्नी और उसके साथ आपके साथ वो समाज खड़ा था, समाज के लोग, विभिन्न समाजों के लोग आपके साथ खड़े रहे, वो थोड़ी ही आप बताते चलें ताकि व्यक्ति जो ट्रांसफ़र के डर से दौड़ते भागते रहते हैं उन लोगों को अपने आप में एक मैसेज मिले कि इट्स ए पार्ट ऑफ सर्विस। जी प्रिंसिपल साहब। मैं इस पे थोड़ा सा व्यक्तिगत जी बात नहीं करूँगा किसी के बारे में, जी बट इन जनरल मैं बताना चाहूँगा कि एक बार ऐसा हुआ कि मुझे फोर्स किया गया कि भाई आप ऐसे नहीं ऐसे करो। जी मैं प्रिंसिपल था, जी तो वो जो चाह रहे थे पॉलिटिशियन जो भी तथाकथित जो भी थे, जी मैंने फ्लैटली कहा कि सर सॉरी आई कांट डू, मेरे बस की बात नहीं है। उन्होंने कहा कि नहीं बस की बात है तो अपने बिस्तर बांध लो, फिर यहाँ तो वही आदमी रहेगा जो हमारे अनुसार चलेगा। जी मैंने कहा सर ओके कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपकी मर्जी है, आई एम रेडी। बस का होगा तो बाहर जॉब कर लेंगे, नहीं बस का होगा घर बैठ जाएंगे, कोई बात नहीं। जी तो मुझे इस बात पे कोई खौफ नहीं था, क्योंकि मैं कहीं कोई कमज़ोरी नहीं थी मेरे अंदर। जी 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 मैं अपने पेशे को लेकर के ईमानदार। 100% ईमानदार रहा हूँ, जी 100 नहीं तो नियर टू 100। जी 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 तो मैंने कहा सर ओके कोई बात नहीं, और नेक्स्ट डे ही मेरा ट्रांसफ़र मेवात में कर दिया गया। जी अब वो ट्रांसफ़र को लेकर के मुझे थोड़ा सा महसूस तो हुआ जी कि भाई सज़ा मिली बेमतलब की, बगैर किसी कसूर के। जी तो मैं हाई कोर्ट की शरण में चला गया। जी तो थैंक्स टू हाई कोर्ट, क्या बात। विद इन 30 और 40 डेज आई वॉज बैक। न्याय व्यवस्था जिंदा है। जी, न्याय व्यवस्था पे मुझे पूरा एतबार था, पूरा विश्वास था, और उन्होंने मेरी बात को सुना। उन्होंने देखा कि भाई ये तो प्योरली एक पॉलिटिकल मैटर था, पॉलिटिकल इशू है, ये बंदे का कहीं कोई कंप्लेंट नहीं। मेरे जिला शिक्षा अधिकारी, मेरे डायरेक्टर्स सभी मेरे फेवर में थे कि इस बंदे की कोई कंप्लेंट आई नहीं कभी, कोई शिकायत बच्चों से नहीं, सोसाइटी से नहीं, किसी टीचर की शिकायत नहीं, कोई घपला नहीं, कोई एम्बेजलमेंट नहीं कहीं किसी तरह की। तो ये तो प्योरली मेरे वहाँ जब ट्रांसफर हाई कोर्ट ने आदेश कर दिए वापसी के, तो हमारे जो कमिश्नर थे उन्होंने हियरिंग के लिए बुलाया मेरे को। तो देख के कहने लगे अच्छा बैठो, ये बताओ बात क्या थी। मैंने वो बातें सारी रिपीट कर दी। माँ सर बात ये थी। कहता ओके कोई बात नहीं, अब बोलिए आप क्या, कौन सा स्टेशन चाहिए आपको। तो मैंने कहा सर ये दे दो मेरे को। कहते भाई थोड़ा सॉरी ये ना मांग, मिनिस्टर है आखिर, उनका भी थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा, बाकी आप पूरे हरियाणा में जो कहोगे वो दे दूंगा मैं। क्या बात। मैंने कहा सर ठीक है, मेरा जुलाना गर्ल्स स्कूल है, मेरे नज़दीक है, लड़कियों का स्कूल है, मैं पहले भी रहा हूँ, वो दे दीजिए मुझे। 5 मिनट में उन्होंने ऑर्डर मेरे को दिवा दिए कि जाओ ज्वाइन करो। तो दिस वाज दी। अभी मैं खैर गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ने चाहिए, जो भी हुआ पता नहीं मेरा कसूर था या कहाँ था क्या नहीं था, जो भी हुआ वो हो गया, बट मैंने कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया। मैंने अपने प्रिंसिपल्स के साथ, सिद्धांतों के साथ कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया, और भगवान से ताकत मांगता हूँ कि आगे भी ऐसी ताकत मुझे दे। क्या बात। दर्शकों ये विषय चर्चा में आना इसलिए अति आवश्यक था। कई बार व्यक्ति डर जाता है, सच में ईमानदार होते हुए भी वो प्रताड़ित हो जाता है, लेकिन जब माननीय हाई कोर्ट के शरण में व्यक्ति जाता है तो उसको वहाँ से ऐसी रिलीफ और राहत मिलती है। और मैं सर के आदर्शों का मैं तारीफ़ करता हूँ। कारण है उसका कि इन्होंने उस बात को बताया लेकिन मर्यादा में रहते हुए, और उस व्यक्ति के नाम को परिभाषित नहीं किया, उनकी मान मर्यादा और सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। तो अपने आप में एक अनोखा और आदर्श अध्यापक के एक जो गुण होते हैं, हम बचपन में सुनते आए थे, आइडियल टीचर, आदर्श अध्यापक, वो वास्तव में उसका जीता जाता है, जीवंत उदाहरण हमारे सामने है। प्रिंसिपल साहब, आप अंग्रेजी विषय के विशेषज्ञ प्राध्यापक रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, और यदि उस विषय पर आपसे कोई चर्चा ना करें तो ये इंटरव्यू थोड़ा निरस रह जाता है। वैसे हम समय समय पर आपके साथ इस विषय पर चर्चा करते रहेंगे, ताकि हमें पता है जिन ज़िले में हरियाणा के बच्चों में बहुत क्षमता है और उनकी क्षमता
के मुताबिक उनको वो मुकाम नहीं मिल पाता। सिर्फ एक वीक पॉइंट यही रह जाता है कि उनकी कम्युनिकेशन स्किल जो इंग्लिश जो विषय है, जहाँ वो, क्योंकि इंग्लिश अब वर्ल्ड वाइड एक लैंग्वेज है जहाँ आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो उस विषय पर अनेकों अध्यापक रहे, अनेकों शोध शास्त्री, इस विषय पर पीएचडी भी करने वाले, प्रोफेसर भी, वाइस चांसलर भी, सभी लोग बैठे हैं इंग्लिश विषय के विशेषज्ञ। लेकिन क्या कारण आप मानते हैं इस समस्या, मैं समस्या कहता हूँ इस विषय को, कि हमारे बच्चे जो एक हिंदी, हम जन्म से हैं हिंदी जानते हैं, लेकिन इंग्लिश विषय पर पकड़ ना हो पाना, क्या आप कारण मानते हैं? और उस कारण के सुधार के लिए क्या किया जाना, स्कूल शिक्षा स्तर पर या कॉलेज शिक्षा स्तर पर या घर के एनवायरनमेंट के स्तर पर क्या किया जाना अति आवश्यक है, ताकि जो कमी हमें पता है, सबको पता है कि एक इंग्लिश एक वीक पॉइंट है हमारा, जिसकी वजह से हम जिस मुकाम पर पहुंचने चाहिए, जिस मंजिल पर जाना चाहिए, वहां तक नहीं पहुंच पाते। आपके अनुभव का फ़ायदा लाखों लोगों को मिलेगा, बताते चले प्रिंसिपल साहब। जी, देखिए, पहली बात तो ये है कि इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है जी। जैसे हमारी मदर टंग है, हिंदी लैंग्वेज है, इसी तरह की एक लैंग्वेज है। हमारे देहात में एक, या इस तरह के लोगों में एक फोबिया बना हुआ है कि इंग्लिश बहुत डिफ़िकल्ट है जी। जबकि मेरा मानना ये है इंग्लिश इज़ द ईजीएस्ट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। क्या बात है? हिंदी इज़ सो डिफ़िकल्ट इन कंपैरिजन टू इंग्लिश। ग्रामेटिकली कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाएगी। वेरी वेरी इजी लैंग्वेज इंग्लिश। इंग्लिश इज़ वेरी इजी लैंग्वेज। जी, जितना बार आपने इजी शब्द कहा, मुझे भी महसूस होने लगा कि इजी है, लेकिन जब हम कम्युनिकेट करते हैं, कहीं ना कहीं शब्दों को चुनने में हमारे को शब्द मिस नजर आते हैं कि इस बात को कहने के लिए क्या शब्द यूज किया जाए। वो क्या है कि वो एक्सपोजर नहीं मिल रहा हमारे बच्चों को। जी। हमें भी नहीं मिला। जी। आज भी अगर मुझे कोई कहे कि फ्लुएंटली आप 1 घंटा लेक्चर दीजिए इंग्लिश में, हो सकता है स्टेज पे जाके तो मैं खुल जाऊं, बट कहीं ना कहीं फियर रहता है कि कभी बोल ना पाऊं या प्रॉपर वर्ड्स ना मिले। ये लैकुना रहता है। जी। और ये एक्सपोजर की कमी है। स्कूलों में क्यों नहीं इंग्लिश बच्चे पढ़ पा रहे, हमारे गवर्नमेंट स्कूलों में खासकर? जी। सरकार की गलती है। आप बहुत बड़ा, गवर्नमेंट बहुत बड़ी बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब। गवर्नमेंट इज लायबल, गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल। ये गवर्नमेंट्स फेल हैं। इस फ्रंट पे, इस प्लेटफॉर्म पे टोटली 0 मार्क्स देता हूँ मैं गवर्नमेंट का। सर, आपने बहुत बड़ी बात कह दी और इस विषय को हम जानना चाहेंगे कि किस लेवल पे फेल है। मुझे इस सरकार से कुछ नहीं लेना, ना कभी फ्री लिया, लेकिन मैं जो बात है, जो महसूस किया है, गवर्नमेंट कसूरवार है। सरकार नहीं चाहती कि हमारे बच्चों को इंग्लिश आए, हमारे बच्चों की एजुकेशन बढ़िया हो, सरकार नहीं चाहती। पैरेलल एक सिस्टम खड़ा कर दिया प्राइवेट स्कूलों का। ठीक है, सरकार ने खड़ा कर दिया ये जी। और उन प्राइवेट स्कूलों में जो क्वालिटी ऑफ टीचर्स है, मोस्ट ऑफ द टीचर्स आर अनक्वालिफाइड। निश्चित रूप से आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं सर। दे आर नॉट कॉम्पिटेंट। और जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स में भी जो भर्तियां हो रही हैं, वो भी वही है कि कोई ठीक ठाक भर्ती नहीं हो रही है। ठीक लोगों को मेरिट्स के आधार पर जो डिजर्व करता है उस मेरिट पर नहीं लिया जा रहा है, उसको नहीं लिया जा रहा है जी। तो ये आज की बीमारी नहीं है, बहुत पहले से बीमारी चल रही है जी। और उसी का परिणाम है कि आज हमारे बच्चे कहीं के नहीं है, डिग्रियां ले लेते हैं। क्या उसका खामियाजा जो आपने एक बिंदु उठाया कि भी सरकार का फेलियर है, एक समय पे सरकार के बच्चे भी तो स्कूलों में जाएंगे, वो कहीं ना कहीं उनको भी उसका खामियाजा, उस कमी का, उस गलती का, वो गलत व्यक्ति के चुनने की कमी का खामियाजा उनको भी भुगतनेगी। वो देर से भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस उन पे जाएगा। बिल्कुल इम्पैक्ट जाएगा जी। लेकिन वो क्या है कि अपने अपने बच्चों को तो बाहर अच्छे जो चुनिंदा स्कूल है उनमें भेज रहे हैं। उनको पता ही नहीं कि भाई एक आम आदमी का बच्चा, गरीब का बच्चा, देहात का बच्चा, मिडिल क्लास का बच्चा वो सफ़र कर रहा है। पेरेंट्स भी जिम्मेदार हो सकते हैं, लेकिन पेरेंट्स तो बहुत बाद की बात है जी, सेकेंडरी है वो और बच्चा तो जिम्मेदार है ही नहीं। बच्चा जिम्मेदार नहीं है, वो तो मिट्टी है, वो तो कच्ची मिट्टी है। उसको तो हम किसी तरह मोल्ड कर लें जी। उसको मोल्ड ही नहीं किया जा रहा है, उसको मोल्ड ही नहीं किया जा रहा जी। उसको शेप देंगे तो वो शेप ले लेगा, वो इंग्लिश सीख भी जाएगा। उसकी कल्टीवेशन नहीं हो रही है ठीक से, उसकी फीडिंग नहीं हो रही है ठीक से, राइट जी। दिस इज टोटली गवर्नमेंट इज लायबल, गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल।
जो इतने बड़े-बड़े आईएएस ऑफिसर विभागों को लीड करते हैं एज ए डायरेक्टर और एसीएस, वो कमिश्नर एज ए वो क्या उन लोगों को नहीं समझ में आता कि कहाँ जब एक अध्यापक अपने अनुभव का फ़ायदा बता रहा है कि कमी है, इसमें सुधार किया जा सकता है, उसके बाद भी आंखें मूंदे रखना क्या किसी आपदा की तरफ संकेत नहीं दे रही है? वो उनको सब पता है कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, लेकिन बहुत बार क्या होता है कि उन्होंने भी अपनी जॉब करनी है। कहीं ना कहीं उनको भी डर होता है कि शाम को यहाँ हो तो सुबह बिस्तर कहीं और मिलेगा। जी, जी। वो भी डरते हैं। पता है उन सबको, आईएएस ऑफिसर्स को सब पता है, जी, हमारे से ज़्यादा पता है, हम तो लेमैन हैं उनके मुकाबले। जी। उनको सारी बीमारी का, सारी डायग्नोज का, सारे ट्रीटमेंट का, सारी डिजीज़ का, सारी एलिमेंट का पता है उनको, कहाँ बीमारी है। लेकिन इलाज की तरफ कोई बढ़ नहीं रहा। बट दे आर हेल्पलेस, वो भी नहीं कर पा रहे। जी। वही अल्टीमेटली वही बात किस पर, पॉलिटिशियंस पर। और पॉलिटिशियन को चुनने का काम जनता का, जनता चुनती नहीं, वो सही गलत में फ़र्क देख नहीं पाती। बस वो है कि जनता भी ना, ये असल में ना पॉलिटिशियंस जो है ना जी, ये जनता की नब्ज़ को अच्छे से जानते हैं, बहुत अच्छे हकीम हैं ये। कहाँ से शराब से मिलेगा वोट, कहाँ से पैसे से मिलेगा, कहाँ से जाति का नाम लेके मिलेगा, कहाँ से गोत्र का नाम लेके, ये जादूगर हैं लोग। मुझे आपकी चर्चा के दौरान ये साइकिल समझ में आया सर। हाँ। ये बचपन से लेके जब बच्चा स्कूल में पढ़ता है और फिर आगे पॉलिटिशियन बनता है, ये साइकिल ही तो है। और साइकिल हमने डिस्टर्ब कर दिया, जिसका खामियाजा देर सवेर समाज को, परिवार को, देश को भुगतना पड़ेगा। एक पॉइंट, ये पॉलिटिशियन ही नहीं चाहते कि हमारा समाज अवेयर हो, अवेकनिंग आए, एजुकेटेड हो, क्योंकि इनका वोट बैंक एजुकेटेड लोगों के हाथ में नहीं है। ये इसी तरह का मामला रखना चाहते हैं कि ये लोग इसी लेवल पे रहें और तुम्हारी गोटियां फिट रहें, तुम्हारा काम चलता रहे, तुम्हारी खेती होती रहे। इनको इसी तरह की सॉइल मिट्टी चाहिए, ये इनके लिए उर्वरक मिट्टी है, बहुत उपजाऊ जमीन है इनके लिए, बहुत अच्छा किसान के रूप में काम करता है चुनावी दौर में। बहुत वो जमीन को चुन लेता है, ये जमीन तेरे लिए बढ़िया, बंजर को भी उपजाऊ बना देता है, उपजाऊ बना लेता है। क्या बात, अपने फेवर में, अपने इंटरेस्ट में। और ये मेरे देश का दुर्भाग्य है। यहाँ कोई सिस्टम नहीं है, कोई पॉलिटिक्स का, कोई इलेक्शन का, किसी तरह का कोई सिस्टम नहीं है। यहाँ तो बस जिसकी लाठी उसी की भैंस आज भी चल रही है। क्या बात है, क्या बात। मैं सर, आपने बताया इस विषय को, निश्चित तौर पर सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म है जो सरकार के हर एंड तक वर्ल्ड वाइड जाता है। हमने इस बिंदु को उकेरा है, इस बिंदु को इंकित किया है कि ये कमी है, इस पर काम होना चाहिए। लेकिन फिर भी सर, आप अध्यापक रहे हैं, आपने बच्चों के भविष्य को बनाया है, और निश्चित तौर पर जिस बच्चे का भविष्य बन जाता है वो हमेशा के लिए उसका अपने टीचर का अपने उस टीचर के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता है, उसके प्रति अपना समर्पण व्यक्त करता है। फिर भी एक बच्चा, आम साधारण बच्चा, चाहे वो ग्रामीण परिवेश में, चाहे वो किसी विषम परिस्थिति में हो, फिर वो कैसे, किस प्रकार से उस इंग्लिश के स्तर को कैसे सुधार पाए? ये देखिए, अल्टीमेटली फिर तो डिपेंड करता है बच्चे के अपने इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है जी। एक स्टूडेंट में अगर वो इंटरेस्ट लेता है, उसको अवेयर है अपनी जिम्मेदारी को लेके कि ये चीज़ मैंने सीखनी है, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। मतलब एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, बट जनरली स्पीकिंग यही हो रहा है कि उनको एनवायरनमेंट, उनको एक्सपोजर, प्रॉपर टीचिंग, प्रॉपर फैसिलिटीज़, प्रॉपर टीचर्स, कॉम्पिटेंट टीचर्स, क्वालिफाइड टीचर्स, ये चीज़ें नहीं मिल रही। क्या हुआ, बाई चांस कोई बच्चा 1%, 10%, 5%, कोई अपने सतर पे, कोई अपने इंटरेस्ट से, या कुछ गॉड गिफ्टेड बच्चे भी होते हैं, टैलेंटेड भी होते हैं, वो निकल जाते हैं। बट ज़्यादातर बच्चे सफ़रर हैं। सर, जैसे हम बिल्डिंग बनाते हैं उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए होता है, ऐसे ही आपने इंग्लिश विषय को बताया कि ये भी अपने आप में एक लैंग्वेज है। इस इंग्लिश लैंग्वेज के लिए क्या क्या रॉ मटेरियल हैं जिनको इकट्ठा करने के बाद वो एक लैंग्वेज का रूप ले लेती है, ताकि वो कम से कम बच्चे, पता तो लगे बच्चों को ये रॉ मटेरियल आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आप टूटी फूटी इंग्लिश जब आप प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पर कुछ टाइम के बाद आप ग्रामेटिकली भी ठीक होते चलेंगे, और फिर आपका एक जब तारतम्य बनता चलेगा बोलने का, तो निश्चित तौर पर वो इंग्लिश उस विषय पे पकड़ भी, इंटरेस्ट भी क्रिएट हो जाएगा। ये तो देखिए स्कूल लेवल और कॉलेज लेवल की बात है कि स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन और कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन उनको कैसे वहाँ पर स्कूल में एनवायरनमेंट, प्लेटफॉर्म उनको दिया जाए
उनकी एक्टिविटीज़ कराई जाएँ, एक्सपोज़र उनको दिया जाए, और यही चीज़ इसमें काम कर सकती है। उसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोज़र मिले बच्चे को, बेशक वो कितना वीक हो, उसका इंटरेस्ट ना हो, बट वहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ इस तरह की स्कूल लेवल पे और कॉलेज लेवल पे वो करवाई जाए। हर बच्चे को उसमें पार्टिसिपेट करना अनिवार्य किया जाए, ताकि वो जिस प्रकार से बोल पा रहा है अगली बार वो उसमें सुधार करेगा। तो जब कंपलसरी हो जाएगा तो निश्चित तौर पर वो शायद सुधार की स्थिति में होगा। राइट, उनको बच्चों को प्रॉपर मोटिवेशन मिले एट द लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एट द लेवल ऑफ टीचर इटसेल्फ, उनको मोटिवेशन मिले। बच्चे को बेशक कुछ नहीं आता, उसको डीमोटिवेट ना किया जाए, ये टीचर की ड्यूटी बनती है। पर ये सारा बात आ जाती है कि टीचर अगर सही कॉम्पिटेंट है, वही कहते हैं ना कि जिसको गाना आता वही तो गाएगा जी, जिसको गाना ही नहीं आता वो गाएगा क्या जी, जिसको नाचना आता वही नाचेगा, जिसको पता ही नहीं कि कैसे स्टेप रखने हो क्या नाचेगा जी जी। तो टीचर के अंदर ये क्वालिटी, पहली रिक्वायरमेंट ये है कि टीचर मस्ट बी कॉम्पिटेंट। उसको एक कॉन्फिडेंस हो कि हाँ ये तेरा सब्जेक्ट है और ये तेने, वो कोई ज़रूरी नहीं कि स्पेसिफाइड कुछ मेथड्स हैं जी। हर टीचर इनोवेटर है, हर टीचर का अपना तरीका होता है जी। उसने देखना है कि मैं अपनी चीज़ कैसे कन्वे करूँगा, मेरी बात को बच्चा कैसे समझेगा जी। हर टीचर को एक जादूगर होना पड़ेगा, उसके पास ये टैलेंट हो कि एक तरीके से नहीं तो दूसरे से, दूसरे से नहीं तो तीसरे से, ये बच्चा कैसे सीखेगा, वही चीज़ उसको दी जाए। ये टीचर पे डिपेंड करता है, टीचर की क्वालिटी पे डिपेंड करता है जी। मैं आपसे जानना इसलिए चाहता हूँ क्योंकि आप आदर्श टीचर मैं मानता हूँ। कोई बच्चा सक्सेसफुल हो जाता है, हर टीचर, वो चाहे उसके नज़दीक का है या चाहे उससे दूर का है, कभी उसने उसको पढ़ाया है या स्कूल में कभी टीच किया या नहीं किया, उसका क्रेडिट हर टीचर लेना चाहता है, श्रेय लेना चाहता है। लेकिन कभी किसी अध्यापक ने ये श्रेय नहीं लिया कि ये बच्चा जो आज बहुत बड़ा चोर हो गया, डाकू हो गया या बदमाश हो गया, ये बच्चा मेरी देन है, मेरी वजह से ये इस बच्चे ने इस मुकाम को हासिल किया। सिर्फ अच्छा अच्छा लेना चाहते हैं कोई भी टीचर, पेरेंट्स, कोई भी। उस बुरे का भी तो कोई ना कोई जिम्मेवार होता होगा प्रिंसिपल साहब। थोड़ा इस प्रश्न का जवाब मैं अनेक लोगों से पूछता रहा हूँ, लेकिन मुझे एक सही उत्तर नहीं मिल पाया। उम्मीद करता हूँ आपसे कुछ सकारात्मक जवाब मिलेगा सर। ये ऐसा है, देखिए ये तो एक हर व्यक्ति की एक कमज़ोरी है जी, और बहुत कम लोग हैं जो इस कमज़ोरी से बच पाते हैं। वरना अगर कोई किसी का पढ़ाया हुआ बच्चा IAS बन गया तो क्रेडिट सभी लेने की कोशिश करते हैं जी। अगर कोई गैंगस्टर बन गया तो कोई नहीं बताएगा कि मेरे पास पढ़ा हुआ है। हाँ। लेकिन मैं मानता हूँ कि अगर जी आदमी सच्चाई को फेस कर सकता है तो ये भी उसको बता देना चाहिए कि भाई हाँ भाई, ये बाई चांस कोई कुछ भी बन सकता है, वो टीचर का उसमें बहुत ज़्यादा कोई रोल नहीं होता जी। वो तो उसमें बताने में कोई, मैं तो नहीं मानता कि कोई गुरेज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ज़रूर स्वीकार करना चाहिए। और स्वीकार करने में क्या होगा कि सोसाइटी को भी तो पता लगे कि हाँ भाई ये आदमी अगर क्रेडिट ले सकते हैं तो डिस्क्रेडिट कौन लेगा, वो भी तो लेना चाहिए ना जी, जी। और ऐसे भी शायद एग्जाम्पल रहे हों कि कुछ टीचर रहे होंगे 0.1% जिन्होंने शायद इस तरह के बच्चों को ग्रो होने दिया होगा या उनकी हैबिट्स को बिगाड़ा होगा, ऐसे भी रहे होंगे जी जी। हर तरह के सोसाइटी है ये, तो सोसाइटी में से हर चीज़ें, यूज़फुल प्लांट्स भी हैं और बहुत टॉक्सिक प्लांट्स भी हैं जी जी, जहरीले पेड़ भी हैं। एक पत्ती खा लो तो आदमी वहीं ख़त्म हो जाता है। तो टीचर्स में भी वही बात है, टॉक्सिक भी टीचर्स जी 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 हैं, ऐसी बात नहीं है जी जी, ठीक है जी, ऐसा नहीं है कि नहीं है, टीचर्स भी हैं और भी सोसाइटी के अंदर हर तरह के लोग हैं, तो वो टीचिंग कम्युनिटी में भी आ जाते हैं कहीं ना कहीं से जी जी जी, तो टॉक्सिक भी होते हैं जी। जाते जाते जो लाखों दर्शक चैनल के माध्यम से आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं और देखेंगे, उनको सफलता का मूल मंत्र और किस प्रकार से एक आदर्श और सफल जीवन वो जी पाएँ, अपना अनुभव, आपकी जो जर्नी है इस लंबी चौड़ी यात्रा का अनुभव का फ़ायदा मिल पाए, जाते जाते आपका मैसेज सर। देखिए, भगवान ने हमें जीवन दिया है, कोई बहुत बड़े आदर्श की बात तो नहीं मैं कहना चाहूँगा, बट 50% भी अगर हम यूँ मान लें कि भाई सब कुछ हम इस नेचर से ले रहे हैं, हवा, पानी, खाना, सब कुछ,
तो ज़्यादा नहीं तो 50% तो रिटर्न क्या बात करना ही चाहिए। जी और वो 50% भी अगर सभी कर लें तो बहुत अच्छा समाज एक बन सकता है। जी बहुत अच्छा समाज, बहुत अच्छा समाज बन सकता है। जी लेकिन अब तो इसके विपरीत मैं देख रहा हूँ कि शायद 10% आदमी ऐसा सोचता होगा, 90% तो बस अपने सेल्फ इंटरेस्ट में, अपने सेल्फ मोटिव में वो कुछ भी करने को तैयार है। जी तो बहुत बड़ी बात नहीं, छोटा मुँह बड़ी बात हो जाएगी। जी बट 50% भी अगर आदमी अपने आप को थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल मान ले कि मेरी जिम्मेदारी है, जिस भी प्रोफेशन में है वो, जी चाहे वो डॉक्टर है, एडवोकेट है, जी टीचर है, फार्मर है, जी कोई भी है, जी तो उससे ही हमारा समाज जिंदा भी रहेगा और जीने लायक भी रहेगा। क्या चलिए प्रिंसिपल साहब, आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आपका हृदय से बहुत बहुत आभार। और दर्शकों को इसी सोच और इसी विचार के साथ छोड़े चलता हूँ, जिस प्रकार से प्रिंसिपल साहब ने कहा कि जिस चीज़ों से हम ले रहे हैं, जिस प्रकृति से, जिस समाज से हमने जो लिया है, यदि हम उसके ऋण से उऋण होने का प्रयास करें निश्चित तौर पर, तो हम एक आदर्श समाज, आदर्श प्रदेश, आदर्श देश की परिकल्पना कर सकते हैं। और वो देश हित में और स्वयं के हित में भी एक अनोखा और अनुकरणीय उदाहरण बन सकता है। आप देखते रहिए रिवॉल्यूशन इंडिया। फिर किसी अन्य दिन किसी खास शख्स से मुलाकात कराएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।